Hello, warriors. I hope you're doing all great and geared up for the amazing session coming up. I'm super excited for the first ever video on this platform, Math and Myth. So जैसे कि आप देख सकते हो यार, पहला वीडियो हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ऊपर है. अच्छा, टॉपिक ट्रिवियल हो सकता है ये, पर जितना मैं कंसर्न हूँ उसके रेलेवेंस है सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा है यार. ठीक है ना. 11th 12th पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को अगर कवर कर सकता है कोई एक चैप्टर तो वो यही चैप्टर है. जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे उनका रेलेवेंस किसी ना किसी टॉपिक से आने वाले चैप्टर्स में होगा ही सही. सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड आई वुड से कि इसको पूरा देखना है यार. इसके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उनके शॉर्ट वीडियोस बना के हमेशा हम जो है आगे भी प्रेजेंट करने वाले हैं. तो मैं आपको बोलूँगा जितने भी लोगों को बेसिक्स बिल्डअप करने में दिक्कत होती है इस वीडियो को पूरे के पूरे देखें. अच्छा, अगर आप लोग नए आए इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस बटन यार. ठीक है ना. इसके ऊपर बैठ जाओ, बेल आइकन जरूर दबा देना जैसे कि आने वाले वीडियोस के लिए तुम किसी भी तरीके की अपडेट मिस ना कर दो. मेक श्योर यू लाइक द सेशन. अच्छा, कुछ इंप्रूवमेंट, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म. अगर किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि सर आप ये कर सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग सो मच एंड आई एम रेडी टू डू मच मोर. मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज डू शेयर योर व्यूज एंड फीडबैक्स. ठीक है. एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प आई एम ऑलवेज देयर. ठीक है. तो ऐसा है कि मैं हमेशा आपको यहाँ पे मिल ही जाऊँगा. इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे आई एम वेरी एक्सेसिबल यार. इट्स वेरी गुड टू हैव अ चैट विद यू ऑल. एंड अभी मुझसे कुछ बच्चे एग्जाम्स पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, बिटसैट के बारे में पूछ रहे थे, जेई मेंस के बारे में पूछ रहे थे, कुछ परसेंटाइल में इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डोज ऑफ हो गई है तो किस तरह से आगे मोटिवेशन के लिए पूछ रहे थे. See, every kind of counseling I'm available for you all. आप मुझसे बात करें, उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम उस चैट पे सॉल्व नहीं होती, I'll give you my number. The consultation time is here. And I would say कि यार इसी तरह से हम जैसे बात करते रहेंगे तो हम सब इम्प्रूव करते रहेंगे. ठीक है. So don't forget to connect with me. Also, I'm इस वीडियो के नीचे जो है एक लिंक टेलीग्राम ग्रुप का आपके पास होगा. वो 24/7 टेलीग्राम ग्रुप है. इनफैक्ट उसमें अगर आप कोई क्वेरीज डालना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम को जितना हो सके वो मैथमेटिक्स के लिए ही यूज़ करें, बिकॉज इट्स अ कंबाइंड ग्रुप. उसमें बहुत सारे लोग होंगे एंड वी कैन यूज़ दैट ग्रुप फॉर पीयर टू पीयर लर्निंग. मैं किसी भी तरीके का डिस्टेंस नहीं चाहता हूँ आपके और मेरे बीच में. ये वर्चुअल कनेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है एंड आई कैन मेक यू फील दैट इन अ वाइल. आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, उसमें आपके जितने भी क्वेरीज हैं मैथ्स से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए, आपको उसके आंसर्स मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगा. ठीक है. दिस इज फॉर योर टेलीग्राम सपोर्ट. नेक्स्ट थिंग, नीचे बहुत सारे लिंक आपको दे रखे हैं. उसमें बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के लिए. एक लिंक है रिसोर्सेज के लिए. रिसोर्सेज विल प्रोवाइड यू ऑल द वीडियो लिंक्स. जितने भी लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा उनके वीडियो लिंक्स आपको उसमें मिल जाएंगे. सेकेंडली पीडीएफ, उससे रिलेटेड जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. तीसरा, उसके जो डीपीएस होंगे, डेली प्रैक्टिस फन क्वेश्चंस होंगे, उसके डीपीएस की पीडीएफ मिल जाएगी. उनके सॉल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी. और उसके बाद आई विल बी डूइंग वीडियोस फॉर पीवाईक्यूज, मैथी क्विजेस एंड मच many many things which are concerned with either motivation or maths. So I would say कि यार नीचे जितने भी लिंक्स हैं मुझे जितनी भी जगह पे फॉलो कर सकते हो करो. ट्विटर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पेपर से रिलेटेड आती है, सीबीएसई ने कुछ कह दिया या सीबीएसई ने कुछ चेंज कर दिए या फिर जेई मेंस का पैटर्न बदल गया, जेई मेंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, बिटसैट से रिलेटेड न्यूज़ है, या किसी और कितने एग्जाम्स की आपको जितनी भी लिस्ट चाहिए, आपको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल होती है, जो न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मैं ट्विटर पे पोस्ट कर देता हूँ. फेसबुक पे मैं डू शेयर योर कमेंट्स डाउन देयर कि आपको किस तरह से और हेल्प चाहिए. एंड फेसबुक पे मुझे कनेक्ट करो यार, डू सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. इंस्टाग्राम पे आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि @mathemith में जाके जा सकते हो. दूसरे सोशल मीडिया पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे तो आपको आना ही है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके. तो यार मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न करता हूँ जेई मेन का. जेई एडवांस का एज सच कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है. ठीक है ना. कोर्स ऐसा नहीं है, कोर्स का हो सकता है पर पेपर कोई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बता सकता हूँ, पर फिक्स पैटर्न कोई नहीं. तो ठीक है. अभी जो इस कोर्स के लिए डिटेल्स है, ये कोर्स मतलब ये 11th क्लास का मेजर डिटेल्स है जो मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है. या इनमें से आपने कोई टॉपिक छूट गया है या फिर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, इट्स गुड. बट मैं इसको
कंसर्न करूंगा 11th के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो मैं आज इसके साथ स्टार्ट कर ही रहा हूँ, उसके बाद लॉगरिथम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी चलेंगे थोड़ा सा, और फिर वापस से जो है अलजेब्रा वो कंटिन्यू करते रहेंगे। ये सेक्शन जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है सही, पर ऑफकोर्स थोड़ा बहुत जो है जो सब्जेक्ट का रिलेवेंस वो इंटरडिपेंडेंस तो आती है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने बोला कि जेईई मेंस का एक फिक्स पैटर्न है बच्चे, जेईई मेंस का एक फिक्स पैटर्न है, पर जितना मैं आपको बोलूं कि एग्जाम पैटर्न जो है एडवांस का अगर कुछ बोलूं तो एडवांस में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो बात हो सकती है हमारे लिए, पर अगर मैं बोलूं कि कोई फिक्स पैटर्न है ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। पर जेईई मेंस में हमारे पास फिक्स पैटर्न है, 25 क्वेश्चंस होंगे तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें से 20 जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, और उस एमसीक्यू में अगर आप हर क्वेश्चन मतलब जो जितने भी क्वेश्चंस आप सही देते हैं उनके लिए +4 यू विल बी अवॉर्डेड एंड -1 विल बी द नेगेटिव मार्किंग इफ यू आंसर इट रॉन्ग। आफ्टर दैट दूसरा सेक्शन जो होता है वो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का होता है, उसमें आपको जो है आपको वैल्यूज जो है न्यूमेरिकली आंसर करनी होती है और उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर सही होता है तो उसके लिए हमारे पास +4 अवॉर्डेड है। अगर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही कटेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया। अच्छा, एडवांस के लिए मैं क्या बोल रहा था, देखो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू टाइप तो होते ही हैं। एमसीक्यू में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हमारे पास सिंगल करेक्ट होता है, यहाँ पर सारे के सारे सिंगल करेक्ट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास सिंगल करेक्ट है। जबकि अगर मैं एडवांस की बात करूं तो सिंगल करेक्ट भी आता है, मल्टीपल करेक्ट भी आता है, ठीक है, पैराग्राफ टाइप भी आ जाएगा, ओके, दिस इज पैराग्राफ टाइप भी आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स टाइप, अभी तो कुछ सालों से जो है जेईई उसको नहीं दे रहा है, पर मैट्रिक्स टाइप भी आ जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स टाइप भी आ जाता है। मैट्रिक्स मतलब एक ही ऑप्शन के 3-4 मैच हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं और एक चीज छूट भी सकती है, इस तरह का मैट्रिक्स वो बना देते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज डालने के भी आ सकते हैं, इंटीजर टाइप भी आ सकते हैं। इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल में फ़र्क क्या है कि इंटीजर में आपको जो है 1 से 9 तक के आंसर्स भी देने को मिल जाते हैं कभी कभी, या फिर उनके आंसर जो है वो इंटीजर टाइप में आएंगे, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स आएंगे, -1 -2 इस तरह के नंबर्स आएंगे। और न्यूमेरिकल में जो आंसर्स हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो ये 2 तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी वो डाल देते हैं। ये हो गई हमारे एग्जाम पैटर्न्स की बात। अच्छा, मैं यहाँ पे जब भी लिख रहा हूँ 2023 तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 2023 बच्चों के लिए है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा था, इसलिए मैंने बोला था ये जो पोर्शन है वो 11th के लिए, मतलब जिनका पेपर 2023 में अपेयर होने वाले हैं। पर टॉपिक्स हर किसी के लिए कंसर्न है, जो अभी पेपर देने वाले हैं 2021 में, जो 2022 में देने वाले हैं, उन सब के लिए कंसर्न है, ठीक है। तो यार फटाफट से अभी तक अगर आपने ये लाइक नहीं बताया, लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो श्योरली जल्दी से उसके ऊपर जो है कर दो और मुझे बताओ कि किस तरह का आपको सेशन लग रहा है कमेंट करके। और अपनी दूसरे वॉरियर्स को भी बुलाओ यार कि जल्दी से आ जाओ, शेयर करो अपने फेसबुक ग्रुप में, शेयर करो व्हाट्सएप में, so that we can begin this session with full answer। थोड़ा सा इनिशियली जो बार बार यूज होने वाले ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। देखो, ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को पता नहीं भी हो सकता है, बट इट्स ऑल ओके। हम सब रिवाइज करने वाले, जल्दी से जो चीजें होंगी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नॉट इक्वल्स टू में पता ही है, ग्रेटर देन लेस देन का भी पता है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का भी पता है। पैरेंथेसिस ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दूसरा हम सेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। आगे हम आके देखेंगे कि ये किस तरह से इंटरवल्स को डिनोट करने के भी काम आता है, ठीक है ना। पैरेंथेसिस इस तरह का भी हो सकता है, एक क्लोज पैरेंथेसिस भी होता है, उसको हम ये देखते हैं। अच्छा, आगे आके हम ये भी देखेंगे कि एक कर्ली ब्रैकेट्स भी होता है, उसका क्या डिनोशन होता है, इस तरह के ब्रैकेट्स क्या करते हैं, इन तरह के ब्रैकेट्स क्या करते हैं और इन तरह के ब्रैकेट्स क्या करते हैं, इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है हम आगे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद एंड आपको पता है, एलिप्सिस बेसिकली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, जैसे मैंने लिख दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, तो मैं सारे इंटीजर्स नहीं लिख रहा है, इसका मतलब हर इंटीजर जो आने वाला है वो उसके बाद वाला है, दैट्स फॉर सो ऑन परसेंट, देयरफॉर आपको पता ही है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है और हो सकता है कि आप में से मेजरली लोगों को नहीं पता। तो किसी भी सबसेट मतलब बच्चे जैसे मेरे पास ये 1 2 3 4 है, ठीक है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो इसमें आने वाली चीजें हैं, अगर इससे कम चीजें किसी ऐसी की ऐसी ही किसी सेट में है तो फिर वो उसका सबसेट हो जाता है बच्चे, ठीक है ना।
तो वो इसका सबसेट हो जाता है। ओके, तो इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट मतलब इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक और सेट लिख दूं जैसे 1 3 2 4, तो आगे हम देखेंगे सेट पढ़ेंगे जब कि ये और ये दोनों ही इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, और ये एक दूसरे के सबसेट भी हैं पर प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें बतानी होती है कि इस तरह के एक्स के लिए, सपोज मैंने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स। मत मैंने बोल रहा हूं कि जितने भी ऐसे नंबर हैं, किसी कोई कंडीशन लगा दी हमने, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जैसे बोल रहा हूं, एग्जिस्टेंस मतलब कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसके लिए इतने एक्स हैं। इनका यूज जब होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, वैसे ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी है। सपोज सारी कंडीशंस मतलब जो जितने भी नंबर हैं वो ऐसे हैं, जितने भी नंबर हैं या जितनी भी एक्सेस हैं या जितने भी वाईज हैं, जितने भी एज हैं, ऐसे करके अगर कोई भी हमारे पास जिनको क्वांटिफाई कर सकते हैं हम, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स द साइन विच मैटर्स। बेसिकली मुझे बात करना है, जैसे मैं को बात करनी है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, हर किसी एग्जिस्ट एक्स के लिए एक वाई है, तो मैं फॉर ऑल की जगह फिर से ये भी लिख सकता हूँ, बस और तो कुछ नहीं, कि जितने भी एक्स हैं उनके लिए एक ना एक वाई तो है ही से। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इज इक्वल टू, और समझ में आता है ये, अगर इक्वल टू है तो भी चलेगा, नहीं इक्वलेंट और इक्वल टू में फर्क होता है बच्चे उतना ही जैसे सेम और सिमिलर में होता है। ठीक है, एंड और दिस इज सम काइंड ऑफ यूनियन। अगर आपको यूनियन समझ में आता है तो एंड समझ में आ जाएगा, अगर आपको सॉरी यूनियन ये वाला नहीं, यूनियन समझ में आता है तो एंड समझ में आ जाएगा, और आपको अगर जो है इंटरसेक्शन समझ में आता है तो एंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये सब आगे पढ़ाने ही वाले हैं। सबसेट मतलब मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ये सारे। अब देखो यहाँ पे एक इक्वल टू जैसा साइन है ना, इसलिए इसको सबसेट बोला जाता है, प्रॉपर सबसेट नहीं। सुपरसेट मतलब अगर मैं इसको, जैसे अगर मैंने इनको डिनोट कर दिया, जैसे ये सारे के सारे जितने भी हैं वो क्या है, इसके सबसेट हैं, ये इसके सबसेट है बच्चे। ठीक है, तो ये अगर इसके सबसेट है तो इस तरफ से साइन देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका सुपरसेट होगा। इफ एंड ओनली इफ को हम इस तरह से लिखते हैं, ये कंडीशन होती है डबल इंप्लीकेशन की, कि अगर सपोज जैसे ये इसको इंप्लाई कर रहा है और ये इसको इंप्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंप्लाई कर रहा है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन अप्रोक्सीमा इन्फिनिटी। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सपोज मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सॉरी हाँ। वैसे ही मैंने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये फैक्टोरियल साइन है। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, आपको पता ही है, ये कैपिटल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। ये हम समेशन के लिए यूज कर लेते हैं, दिस इज फॉर स्क्वायर रूट। अगर कोई नंबर यहाँ पे लिख जाएगा तो उसका वही रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एक्सेट्रा। ओमेगा ये वाला भी होता है, ओमेगा ये वाला भी होता है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल वाला है। गैमा ये भी होता है, गैमा एक ये भी होता है, ये स्मॉल वाला है, ये कैपिटल वाला है। थीटा सच दैट, अच्छा जैसे ये वाला साइन था फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, वैसे देयर एग्जिस्ट और सच दैट में थोड़ा सा ही फर्क है बच्चे, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। दिस इज 5, और इसको नल सेट के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ओमेगा अगेन, डेल्टा कैपिटल, डेल्टा स्मॉल भी होता है, हम सबको पता है ये वाला। दिस इज पाई कैपिटल, दिस इज एरो टू रिप्रेजेंट। अच्छा, एरो का यूज कहाँ होगा हमारे पास, जब हम बोलेंगे गोइंग टू या अप्रोचिंग टू, ये ऐसे जा रहा है। दिस इज डेरिवेटिव पार्शियल या फिर डेल्टा स्मॉल, इंटीग्रल प्रोपोर्शनल प्लस और माइनस इनटू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जितने भी नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पे होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 1.1 हो, 1.9 हो, 9 बार हो, √3 हो, 5 हो, कैसा भी नंबर हो, और या फिर -√3 हो, -√2 हो, -5 हो, -6 हो, -100 हो, कैसा भी नंबर हो, जो रियल नंबर है उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ट्रिवियल है और आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कर लो बच्चे, आगे आने वाले सेक्शन में बहुत काम है। तो दिस इज रिमेंबर द टेबल्स ऑफ 1 to 9, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन से पास करना है तो अच्छी चीज़ होगी कि आप ये स्क्वायर को अच्छी तरह से और याद क्यूब 1 से 12 तक काफ़ी होते हैं। इसके ऊपर के अगर ज़रूरत पड़ गई तो स्क्वायर्स तो याद है ही से, आप जो है एक और बार उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं।
दूसरी चीज़, ये बहुत कन्वेंशनल चीज़ है और हम सबको इन सब के बारे में पता ही है। बेस सेम होते हैं तो पावर्स को एक साथ लिख सकते हैं। बेस सेम हो गए और पावर्स अलग लगेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाहर लगी हुई एक और पार्ट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो माइनस हो जाएगी। अगर उसका रूट लिखा हुआ है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे ये है वाइथ रूट, तो इसको डिवाइड में डाल सकते हैं। ये किसी बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है नई चीज़ों, तो इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। बेसिकली लिखा क्या हुआ है कि अगर दो नंबर्स हैं LHS और RHS में, ठीक है, और उनके एडिशन का रेशियो अगर उनके सब्ट्रैक्शन के साथ, उनके डिफरेंस के साथ लिया जाए, तो राइट हैंड साइड पे भी जो उनका रेशियो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने बोल दिया, हमारे पास एक रेशियो है n/d = n/d, ऐसे कुछ कर देते। अगर इस रेशियो में ये प्रूफ, अगर इस रेशियो में मैं +1 कर दूं दोनों तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सिर्फ प्लस कर सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, वैसे ही मैं माइनस भी कर सकता हूँ यार, क्या दिक्कत है, मैंने क्या किया तो उससे मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, n-d/d इज इक्वल्स टू n-d/d। अब यहाँ पे मैंने दूसरी इक्वेशन बना दी। अब तुम देख ही सकते हो यार, अब तो साफ साफ ही दिख गया, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। तो 1/2 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगी कि n/d इक्वल्स टू n/d है। तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि n+d/, इसको नीचे किया, n-d विल बी इक्वल्स टू n+d n-d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, अगर आपको नहीं आती थी अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सीन क्या है कि हमने ये पढ़ लिया ना, अब हमने पढ़ लिया तो उसका यूसेज हमें ना अपनी हैबिट में लेके आना है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आराम से सिर्फ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से आ जाते हैं, ठीक है, तो CND भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, ये सब चीज़ें जो है बार बार यूज आएंगी बच्चे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि एक बार बस हल बता देता हूँ। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर, पहले ना एडिटिव आइडेंटिटी बता, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर ऐड करूं ए में जिससे ए ही वापस आ जाए, तो क्या होगा ऐसा नंबर, 0, ठीक है ना। तो ये 0 जो होता है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक, ओके। ऐसा नंबर किसी नंबर में ऐड करूं जिससे वो खुद वही नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, ऐसा नंबर किसी नंबर में ऐड करूं जिससे 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, उसी नंबर का नेगेशन, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यही चीज को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ऐसा नंबर ऐड करूं अपने ओरिजिनल नंबर में जिससे 0 आ जाए, तो एडिटिव इनवर्स होगा। अब मुझे बताओ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, ऐसा कौन सा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी पहले होती है, ठीक है। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे वही नंबर वापस आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है, वो नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर 1 ही हो जाएगा। कोई भी नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए, सॉरी, ऐसा कौन सा नंबर जो है मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे मेरे पास 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो 1/v, उसी का बेसिकली डिवाइड करके लिखना होता है, समझ में आया ना। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1/4। अच्छा, सेट थ्योरी मैं आराम से पढ़ाऊंगा इसी आपको, इसमें जो सेट की जो क्लासिफिकेशंस हैं, किस तरह से लिखा जाता है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा इसी। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक टेबुलर फॉर्म और टोस्टर फॉर्म होता है, जिसमें लिस्ट करके लिखा जाता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में सेट थ्योरी में पढ़ा दूंगा, पर आपने जो पढ़ी हुई है उसमें रिवाइज करने के लिए बिल्कुल आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, ये सब आपको पता ही है। अच्छा, ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको a² - b² को a + b × a - b लिखना आता है कि नहीं, a + b × a - b को ये लिखना आता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर ये लिखना आता है तो ये लिखना आता है कि नहीं, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज जो है आपको बाय अभी मेरे ख्याल से सबको याद होंगे इसी, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ अगर देखा, अच्छा यहाँ पे ये लिखा क्या हुआ है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज a + b + c इंटू सिग्मा a² मतलब a² + b² + c²।
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जिनको भी इस तरह से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, गेट यूज टू इट गाइस, आई एम टेलिंग यू कि यार ये चीज़ें जो है ना अब आपके जीवन में मतलब फटाफट से आपको देखना चाहिए। अच्छा सिग्मा है तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो समेशन को जो है आपको देखना, आराम से ये तो कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर सिस्टम। अच्छा अगेन अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यार आगे आगे बढ़ाओ या स्किप करो। सी डोंट डू दिस। देखो बहुत ट्रिवियल जरूर है, पर मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि इस चीज में अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो डिस्कवर नहीं किया होगा आपने आज तक, ना ही वो किसी ने बताया होगा आपको, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी सही जो आप बोलोगे हाँ यार ये नहीं पता थी यार, या ये मैं मिस्टेक कर सकता हूँ यार, या ये क्वेश्चन में हो सकता है मुझसे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप इसको देखें, आप समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीजों से ही मुकाम मिला करते हैं, ईंट से ईंट जुड़े तभी मीनार बना करते हैं। तो यार ये जरूरी है कि आप है ना देखते रहो, समझते रहो कि ये क्या चीज है यार, ठीक है। ओके सो डोंट टेक इट लाइटली। नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब जो प्रेजेंट है नेचर में, ठीक है ना। 1 2 एक लाइट है, एक कैमरा है, 2 डिवाइसेस हैं, एक पेन टैब है, एक पेन है, और 4 बॉटल्स हैं। तो ये सब आपको दिख रहा है, आपके सामने एक टेबल है, 6 कुर्सियां हैं, ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यू कैन काउंट देम 1 2 3, दे आर प्रेजेंट इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप ये नहीं बोल सकते कि यार यहाँ पे ना 0 कुर्सियां प्रेजेंट है, ऐसे नहीं बोल सकते ना, आपको दिख नहीं रही वो, तो कुर्सियां कैसे बोल सकते हो। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे 0 टेबल, यहाँ पे 0 लोग, यहाँ पे 0 चेयर्स। यू कांट से एनीथिंग विच इज इन नॉट इन नेचर टू आइडेंटिफाई 0। होल ऑन द अदर एंड बेसिकली 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हो जाते हैं, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। होल हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मीन्स इट कंप्लीटेड, इट मेड देम होल, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स को पूरा किसने किया, होल नंबर्स ने किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है, 10 कैसे बना, 0 के हेल्प से। वैसे ही नंबर्स का इंक्रीमेंट वो पूरा का पूरा जो हुआ है वो किस तरह से हुआ, होल 0 के एंटर होने से। ओके अब इंटीजर्स बेसिकली मैं सो ऑन पहले लगा के बोलता हूँ कि -2 -3 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो। ये जितने भी नंबर्स हैं उनको, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैंने ये इंटीजर्स की स्लाइड इसलिए खाली नहीं छोड़ी है, ध्यान रखना। 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। एक होगा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, बेसिकली कौन कौन से, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कौन से हो गए, +1 2 3 सो ऑन सो ऑन सो, ठीक है। अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं, अब ये +1 2 3 तो हो गया, 0 का क्या करें। 0 इज बेसिकली अ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसे, जब भी मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो उनमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 नहीं है नेगेटिव, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और जितने भी आगे हैं वो नहीं। वैसे मैं बोलूंगा अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो वो क्या हो जाएंगे, देखो यार बहुत सारे हैं, -3 पॉजिटिव नहीं है, -2 पॉजिटिव नहीं है, -1 पॉजिटिव नहीं है, पर 0 भी पॉजिटिव नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है तो उसमें 0 भी आएगा, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव नहीं है उसमें भी 0 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे ही कुछ इवन इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन इंटीजर्स बोलते हैं, जो नहीं होते हैं उनको और इंटीजर्स बोलते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ना मुझसे डिबेट करते हैं कि सर 0 यहाँ पे इवन इंटीजर कैसे लिख दिया। अरे भाई 0 2 से डिवाइड हो रहा है ना। आप बोलोगे सर ऐसे तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। भाई डेफिनेशन क्या है, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन इंटीजर्स, ठीक है। 0 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन इंटीजर हो गया, सिंपल है। जो नहीं हो पा रहे, 1 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर हो तो सकता है ना 1.5 आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में आंसर डिवाइजर डिविजिबल का मतलब जो है आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन इंटीजर्स होते हैं, जो नहीं हो पाते वो और इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में हो, जो p/q फॉर्म में हो और उसमें बेसिकली q जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं अगर 4/6 तो ये एक रैशनल नंबर है। मैं लिख दूं 2, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं 2/1 लिख सकता हूं। मैं लिख दूं 9/3
ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स। अच्छा, जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो इरैशनल नंबर्स हो जाते हैं और उनको हम q की पावर c से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं कि 3.14 14 14 14 14 और हमें पता है कि अभी 1414 ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं 3.14 ऊपर लगा देते हैं बार। इन चीजों को बोलते हैं रिकरिंग आफ्टर डेसिमल। ये नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, कहीं जाके खत्म नहीं होंगे। ये 3.14 14 14 14 414 कल तक बोलता रहूंगा 1414, ये सब टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिकरिंग है, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जैसे 2.879654, बस यहाँ खत्म हो गए, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, ठीक है ना। तो या तो डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर रिकरिंग हो जाए, इन सबको ही हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन सबको ही हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है। 22/7 हो गया, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 314/100 हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चे, ठीक है। ऑल्दो व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इरैशनल नंबर्स वो जो बेसिकली रैशनल नहीं होते, जो रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है ना। पाई इज irrational, e is irrational, √3 is irrational, √2 is irrational, √4 is rational, ठीक है ना। गलती मत कर देना हर रूट को देख के, ये रैशनल है बच्चे, इरैशनल नहीं है ये, ठीक है। तो पाई की वैल्यूज जो है वो आपको इतना तो याद होना चाहिए, 3.14159, ठीक है, इतनी तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा याद करने की इच्छा है तो यहां तक भी कर सकते हो, पर मैं बोल रहा हूं यहां तक तो होनी ही चाहिए, 3.1415 या 16 जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो e की वैल्यू है, ये यूलर्स कांस्टेंट है बच्चे, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, 2.718284 ऐसा ही है, हाँ कुछ ऐसा ही है, पर यहाँ तक तो याद करनी ही है, ठीक है ना। नहीं हो तो 4 डिजिट तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। ये आपको पता ही है 1.732, ये आपको पता ही है 1.414, ठीक है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो बहुत ट्रिवियल है पर आपको याद होनी चाहिए। जितने भी लोग बोलते हैं आज तक कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7, गलत है बच्चे, ठीक है ना। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। हमने ये लिया है कि हम कैलकुलेशंस कर सकें, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14। पाई इज ए इरैशनल नंबर, कोई इरैशनल नंबर कभी भी किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप कि आपको ये पहली बार पता चल रहा हो, या कुछ ऐसा हो कि आप गलत करते हो और आपको ये डेफिनेशन अब सही होती हो। पाई एक कांस्टेंट है बच्चे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक सर्कल का उसके रेडियस के सॉरी एक सर्कल का उसके डायमीटर के साथ रेशियो, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का, हाँ तो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का उसके डायमीटर के साथ रेशियो का जो कांस्टेंट होता है उसको पाई बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आप हमेशा ये याद रखें कि पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7 और 3.14, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज, बट इट इज एन इरैशनल कांस्टेंट एंड इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू अ रैशनल थिंग, ओके। अच्छा, अब जब रैशनल और इरैशनल मिल जाते हैं तो हमारे क्या मिल जाते हैं, सारे रियल नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। सारे रियल नंबर्स कब मिलते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल। ये जो चीज लिखी हुई है इसी को बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब मेल, यूनियन मतलब समझ में आ गया ना, मेल हो गया तो दोनों मिक्स कर लेंगे, मिल जाएंगे, तो रैशनल प्लस इरैशनल इज बेसिकली, समझ में आया। तो जब भी मैं यूनियन की बात करूंगा आप ये समझ लेना कि मैं एडिशन की बात कर रहा हूं या फिर और की बात कर रहा हूं इन द स्पीच, ओके। सम अगेन कुछ ट्रिवियल चीज, प्राइम नंबर आपको पता है जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद नंबर और एक 1, ठीक है, दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 मत बोल देना, बहुत सारे बच्चे ना फ्लो में 2 3 5 7 9 बोल देते हैं, 9 नहीं होता, 11 हो गया। वैसे ही हमारे पास जो है कंपोजिट नंबर्स हो गए, जिन जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 1 on the other hand is neither prime nor composite, 0 on the other hand is neither prime nor composite। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर कंपोजिट क्यों नहीं हो सकता, उसके तो कितने सारे डिवाइजर्स हैं। फैक्टर्स की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ऐसा अगर बोल रहे हो तो तुम मतलब जीत सकते हो इस कॉन्वर्जेशन में मुझसे, अगर तुम अपने आप को बस बोल ही सकते हो, बट नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज माई डी,
ट्विन प्राइम ऑन द अदर साइड आर ट्विन, मतलब हमेशा ये होता है बच्चे, एक पेयर की बात होती है। जब भी ट्विन का मतलब होगा तो पेयर की बात होगी। पेयर मतलब हमेशा दो नंबर, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है। 3 5 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 5 7 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 7 9 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, पर दोनों प्राइम नहीं है। तो 9 और 7 इज नॉट ट्विन प्राइम। वैसे ही 11 13, बिल्कुल बात सही बात है। 13 17 नहीं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस क्या है 4 का डिफरेंस है बच्चे, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस है, इसलिए ये नहीं है। 17 19 ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। को प्राइम इज बेसिकली ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो बच्चे, या फिर इनको बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम। जहां पे भी को की बात होगी ना, वहां पे हमेशा रिलेटिवनेस की बात होती है हमेशा। रिलेटिवली प्राइम बोलता हूं इसलिए मैं इसको, कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 3 5 भी आ सकता है, 3 7 भी आ सकता है, इनफैक्ट 7 9 भी आ सकता है। सी यहाँ पे 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है, पर 7 के साथ उसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए उसको को प्राइम बोलते हैं। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, सो दिस इज ओके ओके नाइस। 7 9 इनफैक्ट अ को प्राइम नंबर। अच्छा, 9 और 16 देखो दोनों ही प्राइम नहीं है, ठीक है ना, 9 और 16 दोनों ही प्राइम नहीं है, पर फिर भी ये एक को प्राइम पेयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, को प्राइम पेयर बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज 9 के कोई भी फैक्टर 16 में नहीं आते और 16 का कोई भी फैक्टर्स 9 में नहीं आते। मूविंग ऑन, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, कुछ नंबर्स तो हमको पता है कि यार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं अगर √2 है तो एक नंबर है, ठीक है, √4 है तो 2 है, ठीक है, √8 है तो भी चलेगा, 2 √2 है। पर ऐसे नंबर्स का कहाँ जहां पे नेगेटिव नंबर्स के रूट की बात आ गई, सोचो, -√3, -√7, इनफैक्ट -9 का रूट। इसके लिए हमने जो है -1 के रूट को आयोटा से डिनोट कर दिया। अभी मत पूछना सर आई से ही क्यों, जैसे पाए हो गया, ई हो गया, ये नंबर्स है ना, वैसे ही हमने आयोटा से रेफरेंस के लिए √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, या आई से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको बोल दिया आयोटा। अच्छा, अगर हमारे पास √1 = i है तो इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा, ठीक है। तो -1 क्या हो गया, i² हो गया, सिंपल सी बात है। तो सपोज अगर आपको लिखना है मैं बोलता हूं, जैसे एक मिनट, जैसे मैंने बोल दिया -16 का रूट, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, -1 × 16 का रूट बोल सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो 16 के बाद रूट लिखा तो क्या आएगा 4, -1 अंदर रखने दिया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 4 आयोटा। तो रूट ऑफ -16 कैन बी रिटन एज 4 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही अगर 3 आयोटा लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ इसका, 3 आयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 3 × -1, या फिर बोल सकता हूँ 3 अंदर चला गया तो स्क्वायर की तरह जाएगा, तो 9 × -1, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है -9 का रूट, समझ में आ गया। इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम, क्योंकि इनको देख नहीं सकते, बस इमेजिन ही किया हुआ है, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए बस इसको इमेजिन किया हुआ, इसलिए इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना, कि क्या मैं √(a) × √(b) = √(ab) लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी किया ना, 9 × -1 को -9 लिख दिया हमेशा, क्या मैं ये हमेशा कर सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं, क्यों? लेट्स हैव अ लुक, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैंने लिख दिया √4 × √9। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो बोला आपने √36, 6 बिल्कुल सही है, ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 3, 2 × 3 बिल्कुल सही है। चलो, आपकी बात मान ली। चलो एक एग्जांपल और लेके देखता हूँ, -4 × 9। अच्छा, आप बोलोगे सर फिर से ये बात कर दी आपने, -4 × 9, ये भी क्या आ गया -36, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 6 आयोटा, क्या दिक्कत है, आपने अभी भी तो पढ़ा है। मैंने बोला ठीक है यार, ये बात भी सही है, तो मैंने फिर एक बार 9 की तरफ ले लेता हूँ नेगेटिव साइन। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये लो अभी भी आएगा तो क्या, √(-36) फिर से 6 आयोटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, परेशानी नहीं है, तो अब बताओ परेशानी आई कि नहीं? अगर इसमें परेशानी समझ में नहीं आई ना तुम्हें, तो फिर बताना। अरे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारे पास 36, आंसर आ गया 6, गलत हो गया ना यहाँ पे, ये गलत हुआ कि नहीं? क्योंकि ये तो क्या है
2 आयोटा बन रहा है ना, 2 बाहर -1 के लिए आयोटा, ये क्या बन रहा है 3 आयोटा बन रहा है ना। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 6 आयोटा स्क्वायर। 6 आयोटा स्क्वायर अभी भी बताया कि 6 इंटू -1 आ गया, मतलब -6 आएगा। आंसर -6 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब नोट क्या है यहां पे करने जैसी चीज क्या है कि जब भी हम इस तरह का कुछ लिख रहे हैं, दोनों नंबर्स में से एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पर नहीं, यहां पे गड़बड़ हो गई भाई। जब दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, इनमें से एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव अभी बताया ना, 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोनों नेगेटिव हो गए तो चक्कर पड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। सो ऑलवेज टेक केयर यहां पे कि हम ये चीज जो है वो कब लिख सकते हैं, ये याद रखना, ये चीज कब लिख सकते हैं, व्हेन ईदर ए और बी वन ऑफ देम शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। फिर हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट चीज है, अदरवाइज नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सब आ जाता है, रियल भी इमेजिनरी भी। बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ये दोनों ही जो है ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने देखो 4 में कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 के साथ आई लगा दिया तो वो इमेजिनरी बन जाता है। बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी रियल है, बी के साथ आई लगा दिया तो इमेजिनरी बन गया। अब ये नंबर्स में देखो, मैंने अगर बी को पॉजिटिव, बी को मैंने 0 मान लिया तो क्या हो गया, ये नंबर्स क्या बन जाएंगे ए। अच्छा, ए प्लस 0 आयोटा, अभी के लिए ये मान लो कि 0 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। वैसे ही दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ये आर्गेंट प्लेन की बात हो रही है, ये कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, तो टेक्निकली सही नहीं है। पर अभी के लिए ये मान लो कि ए प्लस 0 आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस 0 और ए, ठीक है ना। टेक्निकली सही नहीं है, डेफिनेशन वाइज बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिफाइन करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट हो जाएंगे बच्चे, बिल्कुल हो जाएंगे। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्या वो रियल नंबर्स के सबसेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर्स के सबसेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। होल नंबर्स बी अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, यस। नेचुरल नंबर्स बी अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, सिंपल। तो ये सारे का सारा नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं तो जिनका मैं दूसरा एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने ये पढ़ा हुआ है, पर क्या आपको ये बनाना आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीज है, ये बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि a प्लस बी क्यूब को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बोलते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के अलावा भी a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी बोल सकते हैं, ये याद करने वाली चीज है। वैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी बोल सकते हैं, क्या ये आपको पता है। तो ये चीजें ना, ये चीजें याद करने वाली बच्चे, ठीक है ना, ये चीजें याद करने वाली है जो आपको अलग बनाती हैं, ठीक है ना। क्या आपको ये बनाना आता है, फिर ये आपको अलग बनाएगा, तब आपके मार्क्स जो हैं आप अबव एवरेज स्टूडेंट कहलाते हो। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ, और जिनके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके लिए इसको याद करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी है, इनको खोलना तो आता ही है। अब मैंने क्या किया, इनमें से, इसमें से मैंने इन तीनों में से ए बी सी कॉमन निकाल दिया। ए बी सी कॉमन निकाल दिया तो मतलब यहाँ पे सी एक्स्ट्रा जोड़ा था, यहाँ पे 1/c कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2ab। यहाँ से मैंने a लिया था तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो bc आ जाएगा। वैसे ही यहाँ से मैंने b एक्स्ट्रा लिया था तो 1/b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला भी बन गया। अब ये देखो यार, यहाँ पे लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। अच्छा, ये कैसे करेंगे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इस 9th वाली को ना सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब मल्टीप्लाई किया है तो यार मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिवाइड वाला फैक्टर तो आ गया यहाँ पे, देख रहे हैं। अगर आप समझदार हैं तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक a निकाल दिया, एक b निकाल दिया, यहाँ से माइनस 2ab कर दी। अब एक b बच गया और एक c निकाल दिया और माइनस 2bc कर दिया। अच्छा, अब एक b तो दोनों यूज हो गए, a एक यूज हो गया, c एक यूज हो गया, तो c भी यूज कर लेते हैं। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये तीनों को प्लस किया है तो क्या बनेगा बताओ, ये दिख रहा है क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या बन रहा है c माइनस
a का होल स्क्वायर, हाफ आगे लगा वही था, हेंस क्लियर। ये अभी अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर हो जाता है तो उसको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। अब ये वाला जो अंदर का सीन है ये अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अप्रोप्रिएटली अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा। अब ये चीज देखो, ये चीज के लिए मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि यार ये आ गया हमारे पास a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, अब एक ऐड किया है तो एक माइनस भी कर देता हूं। अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर आ गया भाई सब, होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे दो अलग फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिल्ला रहा है माइक में इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट ऑन वील मूव ऑन टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि यार डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे कुछ। तेजी से चलने में कोई मर्ज नहीं है, बशर्ते गुरु या सीख से कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तुम सीख लो, अगर उससे कोई हर्ज नहीं है तो कहीं पे अटकोगे नहीं, नहीं तो तेज भागोगे बिना सीख के तो फिर कहीं ना कहीं तो अटक जाओ, समझ आया, या गिर जाओगे। तो ये याद रख लेना कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, पर जिस डिविजिबिलिटी टेस्ट को करने में ज़्यादा टाइम लग जाए वो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, हमने क्या किया भाई, एक नंबर डिविजिबल 2 से कैसे हो सकता है, कोई भी नंबर लिख दो 9 8 7 6 5 4, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल है, अगर लास्ट डिजिट नहीं है इवन तो फिर हमारे पास वो डिविजिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। एक नंबर 3 से कैसे डिविजिबल है, सपोज मैंने लिख दिया 9 to 7, तो 9 + 2 + 7 ये हो गया हमारे पास 18, क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसका मतलब 9 to 7 3 से डिविजिबल होगा। सपोज मैंने लिख दिया 9 to 5, क्या 9 + 2 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, बात खत्म। 4 के लिए चलें तो बोल देंगे 8 4 5 6 9 2, लास्ट के दो डिजिट देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या ये 9, क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। वैसे ही मैंने लिख दिया 9 8 4 5 6 9 4, क्या ये 94 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो फिर ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली 5 के लिए तो हमको पता ही है कि लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल हो जाता है, सिंपल। 6 के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट डिपेंड करता है 2 और 3 के ऊपर। अगर कोई नंबर सपोज 8 4 5 3, ये नंबर 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर देता है तो हम बोलते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या इसके पीछे इवन है, नहीं, तो ये 2 को सेटिस्फाई नहीं करता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे 3 की जगह 8 होता, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 8 + 8 16 16 + 9 25, क्या 25 3 से डिविजिबल है, नहीं भैया, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही करके आपको 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने पड़ेंगे और इसके बाद 6 का भी आ जाएगा। अच्छा अब आगे आगे हम जो है 8 के ऊपर, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना, इसलिए इससे अच्छा डिवाइड कर लो, इतना टेढ़ा करने से अच्छा, गलती हो जाए तो, ठीक है। तो हाँ, तो अब जो है एक 8 के लिए जैसे हमने 2 के लिए किया 4 के लिए किया वैसे ही 8 के लिए करेंगे। 8 के लिए क्या है कि कोई भी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स, अगर हम लास्ट के 3 डिजिट्स अगर हमारे पास है 4 2 8 या कोई भी नंबर, अगर वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। वैसे ही अगर मैं बोलता 9 0 2 4, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते 0 2 4, हाँ जी बिल्कुल 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब डिविजिबल है, बात खत्म। 9 के लिए इसका वही है जो 3 का है, बेसिकली अगर मैं लिख दूं कि 1 2 3 4 5, अगर इन सब का एडिशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, नहीं तो अन्यथा बाय बाय, ठीक है। 10 के लिए लास्ट 0 होना चाहिए। 11 के लिए जो सम ऑफ द ऑल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस है, बेसिकली जैसे मैंने लिख दिया 9 0 6 5, तो 9 + 6 is 5 and 0 + 5 सॉरी 9 + 6 is 15, 0 + 5 is 5। अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पर नंबर आ रहा है हमारे पास आ गया 10, तो क्या 10 11 से डिविजिबल है, नहीं है, पर मैं वैसे ही वहां पे बोल दूं 9
प्लस 90 ओके 75। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 9 + 7 - 0 + 5 विल बी इक्वल्स टू 11/11। तो ये नंबर जो है, ये नंबर बिल्कुल जो है 11 से डिविजिबल होगा बच्चे। बात समझ में आ गई? ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट नंबर्स का सम लेना है, जो इवन पोजीशंस है उनकी इवन पोजीशंस के नंबर्स का सम लेना है, ऑड पोजीशंस पे जो नंबर्स है उनका सम लेना है, उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाता है या 0 आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सब कुछ चंगा, नहीं तो हर गंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनके बेसिस पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ दिस एंड दिस इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। अच्छा ठीक है, सिंपल सा सवाल है यार कि एक नंबर दे रखा है हमारे को 5 2 7 8 9 और 2 डैशेज हैं, ये साइन वाइन नहीं बना रहा मैं, और वो बोल रहा है 8 और 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है बेसिकली। तो 5 के लिए तो हमारे को पता है यहाँ पे 0 या 5 आना चाहिए, तो यही ऑप्शंस हैं। ठीक है, कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हो गए 5 2 7 8 9। अच्छा 8 के लिए क्या है लास्ट 3 डिजिट्स, तो हमको सिर्फ 3 ही डिजिट्स देखने, तो या तो 4 0 बन सकता है, 9 2 0 बन सकता है, 9 2 5 बन सकता है, ऑप्शंस डाल रहा हूँ ठीक है ना, 9 7 0 बन सकता है। कंसिडर किसको करना है, इन तीनों को। 9 4 0 क्या 8 से डिविजिबल है, नहीं। 9 2 0 है, बिल्कुल है, तो बस आंसर। आगे भी चेक कर लेते हैं, 9 2 5 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पीछे 5 आ गया। अच्छा 9 7 0 है, 9 नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज आंसर सी विल बी माय आंसर। सिंपल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ये करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे पहुंच जाते हैं इंडाइसिस के ऊपर। अच्छा इंडाइसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यार कि अगर हमारे पास 2 पावर्स हैं, बेस सेम है, तो वो ऐड हो जाती है। पावर अगर ब्रैकेट के ऊपर लिखी हुई है तो हम जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर रूट के ऊपर लिखी हुई है तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, और अगर हमारे पास डिवीजन में लिखी हुई है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर बेसिस सेम नहीं है पर पावर सेम है तो वो एक ही पावर बन जाती है दोनों के मल्टीप्लिकेशन की। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि यार इंडाइस को पावर और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जब तक नंबर्स का सवाल है हम नेगेटिव नंबर्स के एक्सपोनेंट ले सकते हैं, हम पॉजिटिव नंबर्स के एक्सपोनेंट ले सकते हैं, इवन आप 0 की भी कोई भी पावर बोल सकते हो, होगा वो 0 ही, इनफैक्ट 1 की भी। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 0 और 1 जो है ना, ये एक दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर्स लगाने से कोई फायदा नहीं होता हमारे को, नंबर्स वही आते हैं, एक्सपोनेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो हर एक पॉजिटिव नंबर, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स के बच्चे, ठीक है ना, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर्स, और उसको सिर्फ इंटीजर्स में मत गिन लेना 1 2 3 4, रियल नंबर मतलब √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। कोई भी नंबर अगर रियल लाइन पर है पॉजिटिव, 0 की बात नहीं कर रहा, 1 की बात नहीं कर रहा, एक्सक्लूडिंग 1 भी हटा दिया, उन सब के ग्राफिकल नेचर्स ऐसे होते हैं बच्चे। ठीक है, इसको डिटेल में हम लॉगरिथम में पढ़ेंगे ही सही, थोड़ा सा एक्सपोनेंट आपको पता भी होगा कि ऐसा ग्राफ क्यों होता है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियली राइज कर गया, लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली राइज कर गया, वही चीज है, सिंपल। ठीक है, हम लेकिन ये जितने भी ग्राफ्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स की। जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होती है, मैं एक्सपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा। देखो -1 की पावर हो सकती है, -1 की पावर हो सकती है, मेरे को एक्सपोनेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूंगा, तो मैं हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स की ही बात करूंगा, जिसमें 0 तो ऐसे भी नहीं होता पॉजिटिव नंबर, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये यार एक बहुत ही इजी सवाल है, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए। मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना वीडियो के नीचे। दूसरा एक ये वाला सवाल है कि जिसको भी आप कर सकते हो आराम से, इन सब के आंसर्स मुझे जो है कमेंट में आ जाने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी डोंट लूजन अप, ओके बेसिकली। उसके बाद आ गया हमारे पास ये वाला भी वापस पावर का इंडाइसिस का, ये सवाल है जो मैं आपको जो है थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। इन तरह के सवालों में अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बता देता हूँ, सिंपल सी बात है बस। ठीक है, मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी ना, सिर्फ इस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी सब आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। सपोज लिखा हुआ ये 1/1 + x m/n, ये लिखा हुआ +x⁴ m/p।
अगर इसको देख के अगर आपको नहीं चमका ना, फिर नहीं चमकेगा, पर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर -m से, ऊपर भी और नीचे भी। जब नीचे किया तो क्या आएगा, x की पावर -m प्लस, अब देखो -m और m दोनों प्लस हो जाएंगे तो 0 होगी, x की पावर 0 इज 1, तो बचा क्या, 1/x की पावर n प्लस 1/x की पावर p, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, x की पावर -m अपॉन x की पावर -m प्लस x की पावर -n प्लस x की पावर -p। अब एक बात देखो, ये मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट में किया है, क्या मैं इसको x की पावर -n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या यही बन जाएगा, यही नहीं बनेगा, सिमिलर बनेगा। और इसको मैं x की पावर -p से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, बनेगा क्या पता है, ये बन जाएगा x की पावर -m अपॉन ये जो लिखा हुआ है प्लस x की पावर -n फिर से ये जो लिखा हुआ है और x की पावर -p फिर से ये जो लिखा हुआ है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, डिनोमिनेटर हो गया सेम, ऊपर हो गया डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया, 1, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई, दैट्स बीन क्लियर्ड आई गेस। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच आपको क्या रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अनदर होमवर्क फॉर यू, बहुत ही ट्रिवियल है, आप कर सकते हो। दिस इज अनदर होमवर्क फॉर यू, मुझे सबका आंसर्स जो है, इन सब के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए, समझ गए ना। और मुझे बताओ यार किस तरह से और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सो दैट्स बिन माई टाइम गाइज, और मैं आपको यही बोलूँगा कि यार आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, लेक्चर्स रिलेटेड हो, किसी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, टॉक टू मी, ओके। ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम इज़ वेरी एक्सेसिबल, तो उस पर मैसेज करो, चैट करो, और अगर आपकी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व नहीं होती है, सो आई विल बी देयर फ्रॉम 7 to 9, आई गिव यू माई नंबर, वी कैन टॉक। बहुत सारे बच्चों ने अभी मुझसे बात करी है, इनफैक्ट आई वुड से जितने भी बच्चों ने मुझसे बात करी फेल्ट कि मैं उनके काम आ सका। सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स डाउन देयर एज वेल, फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक को यार, और दूसरे लोगों को बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि यार हाँ मज़ा आ रहा है कुछ पढ़ने में, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो उन सबको वापस बुलाओ यार, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करो। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड यूट्यूब। ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। दैट्स इन माय टाइम गाइस, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू like, share and comment down below. Okay, I'll be waiting for your comments. Make sure you make that comment section very healthy, and thank you guys, thank you very much.